अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ दिन से बहुत से लोगों के जहनों में यह सवाल था कि इमरान खान के केसेस तो ख़त्म हो गए, तो इमरान खान की तो रिहाई अमल में आ जाएगी और इमरान खान की रिहाई को अब कोई रोक नहीं सकता। यानी तोशा खाना का केस, उनका फैसला पहले ही मुअत्तल हो चुका, रिहाई उनकी हो चुकी उस केस में, लेकिन बाकी केसेस में गिरफ्तार थे। फिर 190 मिलियन पाउंड वाला केस, जो एक टेक्निकल केस था, जिस पर लग रहा था कि इमरान खान को उसमें फंसाया जा सकेगा, वो केस इमरान खान का ख़त्म हो गया और उसमें ख़त्म से मुराद दिया कि उसमें ज़मानत हो गई इमरान खान की, और इमरान खान को ज़मानत उसमें मिल गई। तो पीछे रह गए दो केस, एक रह गया इद्दत का मामला और एक रह गया साइफ़र का केस। साइफ़र का केस वैसे उड़ा के रख दिया गया है और उसमें पहले ही ये कह दिया गया है कि जनाब, ये जिस चीज़ पर प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बनाया है वो तो बुनियादी नहीं है। यानी एक ऑडियो पे, वो ऑडियोज़ जो सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर जो ऑडियोज़ अपलोड की गई हैं इमरान खान की लीक्ड ऑडियोज़, उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में क्वेश्चन हो गया कि कैसे ऑथेंटिक हैं, इसका कोई फॉरेंसिक नहीं हुआ, ये कौन है बंदा जिसने ये अपलोड किए हैं, ज़ीरो हो गया केस। फिर वहाँ कैमरामैन को गवाह बना दिया गया, जी कैमरामैन ने देखा इन्होंने साइफर लहराया। इस तरह के भोंडे दलाइल की बुनियाद पर प्रोसिक्यूशन का केस था, वो केस उड़ चुका है, शायद एक आध समात में और वो ख़त्म हो जाए। पीछे इद्दत का जो केस रह गया, इद्दत के केस में वैसे ही कुछ नहीं है, वो अपील उड़ने वाली है। तो इमरान खान के बारे में तो फिर ये सवाल लोग कर रहे थे कि भाई ये तो छूट जाएगा, इमरान खान तो छूटने वाला है। देखिए, मैंने आपको और मैंने भी इस इशू को एड्रेस किया था कि भाई ये केसेस, जो 4 केसेस थे, ये तो ख़त्म हो गए। इमरान खान को समझा जाता है कि 9 मई का मास्टरमाइंड है, लेकिन 9 मई में तो कहीं उनकी कन्विक्शन ही नहीं है और उसमें कई केसेस में उनकी रिहाई हो गई भी है। तो कैसे इमरान खान को मजीद अंदर रखा जाएगा? लेकिन मैंने आपसे फैसल वोडा का भी एक बयान पिछले दिनों शेयर किया था, मैंने आपको बता रखा है कि फैसल वोडा की बात को ध्यान से सुना करें, वो तज्जिया नहीं देते, खबर देते हैं। और पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मुझे दुनियावी लिहाज से भी और कानूनी लिहाज से भी इमरान खान की रिहाई नज़र नहीं आ रही। तो बुनियादी तौर पर फैसल वोडा खबर दे रहे थे कि अभी उनकी रिहाई का फैसला नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ से एक तो अदालतों का पता चल जाता है कि वो अदालतें कितने पानी में, लेकिन बहरहाल अब ये जो हमें इंतज़ार था, या इमरान खान को खुद शक था, बार बार वो इजहार कर रहे थे कि मुझ पर एक और केस बनाया जा रहा है, बार बार वो कहते थे कि मुझ पर एक और केस बनाया जा रहा है, और वो केस था तोशा खाना। अब आज हमें पता चला है कि इमरान खान पर तोशा खाना का एक और केस लाया जा रहा है, जिसमें उनके को 7 घड़ियाँ, पता नहीं कफ लिंक्स हैं और क्या 2-3 पेन हैं और आप 8-10 चीज़ें बना के उन्होंने तोशा खाना का एक फ्रेश केस बना दिया। अब एक ही नौयत के 2 केसेस जो हैं वो तो नहीं बन सकते। यानी एक तोशा खाना का केस बना हुआ, उसमें इमरान खान की कन्विक्शन हो गई, कन्विक्शन के बाद इमरान खान जो है उसको सज़ा मुअत्तल भी हो गई, और अब उसी तरह की प्रोडक्ट का एक और केस बना दिया है। तो अब इस पर इमरान खान ने ऑलरेडी दरख्वास्त कर दी है और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायद अभी ये सुना भी जाएगा, कि जिसमें कहा गया है, जिसमें यही अपील की जाएगी कि भाई ये केस बन नहीं सकता। लेकिन बहरहाल इमरान खान पर तोशा खाना का एक और केस ठोकने या बनाने का मंसूबा मुकम्मल है और तोशा खाना का एक और केस बनाया जाएगा। क्यों ऐसा किया जा रहा है? हालांकि ये केस अगर तोशा खाना का बनाना था तो ये उस वक्त भी बनाया जा सकता था जब वो एक घड़ी का केस बनाया था, इसलिए अलग अलग बारी बारी बनाया जा रहा है ताकि एक ही वक्त में इमरान खान, ये उसके साथ बना होता तो ये भी ख़त्म हो चुका होता अब तक। तो ये बारी बारी इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जो है वो इमरान खान को किसी ना किसी केस में अंदर रखा जाए। अब एक केस में से निकले हैं तो दूसरा, दूसरे से निकले हैं तो तीसरा, तीसरे से निकले, अब चारों में से निकल जाएंगे तो तोशा खाना डाल देंगे, तोशा खाना से निकल आएंगे तो फिर हो सकता है साइफर का कोई फ्रेश केस कर दे। तो जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करना, और इमरान खान को रिहा करने का आपको पता है कि जब तक इमरान खान मानते नहीं हैं वो शराइत जिसकी बुनियाद पर उनको बाहर लाया जा सकता है, तब तक उनके ऊपर इस तरह के केसेस बनते रहेंगे। और ये फजूल भोंडा मजाक केस है कि जिसमें यानी एक ही नोयत के आप क्या 10 केस बना देंगे, तो फिर तो इंसान अगर हर केस को अलग अलग भुगतता रहे तो वो फिर ज़िंदगी में कभी उनसे जान ही नहीं छुड़ा सकता। एक से निकलेगा तो उसी नोयत का एक और फ्रेश केस बना दिया जाएगा। तो ये बहरहाल एक साइकिल है जिसमें इमरान खान को अब फंसाया जा रहा है और इमरान खान इस के चक्कर में उनको उलझाया जा रहा है। तो ये यानी जो ख़ुद वो बार बार एंटिसिपेट कर रहे थे कि होने जा रहा है, वो अब हो गया है। दूसरा, जनाब अली अमीन गंडापुर पर सारा दिन कल बहस होती रही है। अली अमीन गंडापुर जो है वो उन पर जी उन्होंने हवाई फायरिंग की है। उन्होंने कल परसों जो असेंबली में ख़िताब किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिर मैं ऑन ऑफ बिजली का बटन खुद ऑन ऑफ करूँगा, मेरे सूबे के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, नाजायज़ सलूक किया जा रहा है, 22-22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और मेरे हिस्से के पैसे मुझे नहीं मिल रहे हैं, आवाम को चोर कहा जा रहा है, सूबे को चोर कहा जा रहा है, लेकिन उनका जो हक है वो उनको दिया नहीं जा रहा। तो इस पर काफ़ी अली अमीन गंडापुर ने बहुत सख्त तकरीर की
कौमी असम्बली के अंदर खड़ा होकर, और उन्होंने कहा कि मैं अगर अपनी ज़ाती ख्वाहिश के लिए किसी इमारत पर कब्ज़ा करूं तो वो मेरा ज़ाती फेल होगा, लेकिन मैं सूबे के हुकूक के लिए अगर किसी पर इमारत पर कब्ज़ा करूं, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि फिर मैं आवाम को लेकर बैठ जाऊंगा और फिर जो डैम है जहां से बिजली बनती है उसका कंट्रोल फिर मैं खुद अपने हाथ में कर लूँगा, और फिर मैं देखता हूँ कि आप कैसे उस बिजली का पर अपना कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये उन्होंने बात की, और रेफरेंस कश्मीर का भी आ रहा है बार बार खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हुकूमत से कि जी कश्मीर में आवाम ने वफाकी हुकूमत को फिर सर पे जो है ना वो डंडा रख के और गर्दन पे पाँव रख के फिर अपने मुतालबात हल करवाए हैं, और रियासत ने एक दिन के अंदर अंदर सरेंडर किया है। रियासत बिल्कुल बेबस हो गई थी और एक दिन के अंदर उनकी सारी बातें मान के बिजली जो है वो सस्ती तरीन बिजली उनको देने का फैसला किया गया। तो अब ये फार्मूला खैबर पख्तूनख्वा समझता है कि हम भी इस फार्मूले को अपना सकते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उन्होंने जब ये तकरीर की है तो उसके रद्द-ए-अमल में हमने राना सनाउल्लाह को देखा, ख्वाजा साद रफ़ीक को देखा, ख्वाजा आसिफ और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी इन्होंने तो हवाई फायरिंग की है, जी ये कर नहीं सकते, इनके पास तो इख्तियार नहीं है, ये जो है ना वो वज़ीर आला को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तनकीद का निशाना तो आप बनाएं, मेरा नुक्ता ये है गुफ्तगू का कि आप वज़ीर आला को बेशक तनकीद का निशाना बनाएं, लेकिन जब आप उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो उनके मसाइल को भी तो देखें। यानी जब आप कह रहे हैं कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकता, यही बात वैसे चौधरी अनवार भी कह रहे थे जो वज़ीर आज़म के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, वो कहते हो ये मुजाहिरीन में कोई तप्पड़ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये आके दिखाएं, ज़रा कोहाला के पास आकर दिखाएं, ये फलां चीज़ करके दिखाएं, ये मैं इनको निबड़ लूँगा, मैं इनको देख लूँगा, करके दिखाएं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। जब उन्होंने किया तो फ़ौरन भीगी बिल्ली बन गए, न सिर्फ वो बन गए बल्कि शहबाज शरीफ भी बन गए, वज़ीर ख़जाना भी बन गए, सारा कुछ हो गया। तो अब इसी तरह की बातें जो हैं जब वो कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, तो जवाब में कहा जा रहा है ये कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे, ये राना सलामा ने कहा ये हवाई फायरिंग कर रहे हैं, और ये हवाई फायरिंग कर रहे हैं। उनके मसाइल भी तो सुनो कि भाई उनको 20-20 घंटे की नाइंसाफ़ी बिजली कैसे आप नहीं दे रहे। खुद जब आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 13 के दरमियान, तो शहबाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर जाकर कैंप लगा लिया था और वहाँ पर रोज़ पंखा चलते हुए मीटिंग करते थे, विजुअल्स आते थे कि पंखा चल रहे हैं कि जी मेरे आवाम को अगर बिजली लोड शेडिंग, हालांकि उस वक्त लोड शेडिंग ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का मसला था, लेकिन इस पर पूरी सियासत खेली थी शहबाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ वहाँ पर मीनार पाकिस्तान रोज़ जाके बैठ जाते थे, पंखा चलते रहते थे, और उन्होंने ये कैंप इसलिए लगाया था बताने के लिए कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है, मेरे सूबे को बिजली नहीं दे रही, और जब मेरे सूबे को बिजली नहीं दे रही, आवाम को बिजली नहीं मिल रही, तो मैं भी नहीं लूँगा। अलामती तौर पर वो रोज़ बैठ के पंखियाँ झलते थे मीनार पाकिस्तान पर कैंप लगा के, और वहीं पर सारी मीटिंग्स किया करते थे। तो आज जब शहबाज शरीफ की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है हमारी बिजली हमें दे दें, तो आज हमको कह रहे हैं ये हवाई फायरिंग कर रहे हैं, मुंह की फायरिंग कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा अजीब व गरीब रवैया है हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली मिजाज बन गया है कि जब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना ले ले तब तक उसकी बात नहीं मानी, तब तक उसको सीरियस ही नहीं लेते। अब खुदा ना खास्ता ये होना नहीं चाहिए, लेकिन आज वो कर दें जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, वाकई जाके बैठ जाएं स्विचों के ऊपर और टेक ओवर कर लें, आवाम को 25,000 का बंदा लेके जाएं, और खुदा ना खास्ता जलाओ घेराव हो जाए और 4 गाड़ियां जल जाएं जैसे कश्मीर में हुआ है, तो क्या होगा फिर यही राना सनाउल्लाह मीटिंग कमेटी बना के मीटिंग में बैठे होंगे। आज कह रहे हैं जी हवाई फायरिंग कर रहे हैं। तो मामले को उस हद तक ना लेकर जाया करें जिस हद तक फिर आपको सरेंडर करना पड़ता है और सारी बातें रातों रात माननी पड़ती हैं, और फिर लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, कीमती जानें भी जाती हैं। क्या क्या कसूर है बेचारे अदनान कुरैशी का, वो तो ड्यूटी दे रहा था, वो कौन इस्लामगढ़ में वो बेचारा मारा गया है, वो तो अपनी ड्यूटी दे रहा था, वो ड्यूटी देता देता मारा गया। उसके बच्चे बेचारे अपने बाप को आज याद कर रहे होंगे। हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं बैठे, हमें यहाँ पर मजाक सूझ रहे हैं, उसके घर में अंधेरा छाया होगा अदनान कुरैशी के घर में, उसके बच्चे और उसकी बीवी पर का और फैमिली का क्या हाल होगा। तो कीमती जानें चली जाती हैं, पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है एक शख्स के जाने से, और हमें यहाँ पे मजाक सूझ रहे होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उस हद तक जाने से पहले चीज़ों को खुश उसलूबी के साथ हल करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अगर हिस्से के पैसे बनते हैं उनको मिलने चाहिए, अगर उनको शेड्यूल से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। इंसाफ की का तकाजा यही है। तो संजीदगी के मुतकाजी हैं ये जो हम कहते हैं ना कि नून लीग 4 दफ़ा की जनाब हुकूमत ही 4 दफ़ा 5 दफ़ा हुकूमत कर चुकी है और बड़े तजर्बाकार लोग हैं। काहे का तजर्बा आपका जब आप मामला फहमी जब आप नहीं जानते और मामले को हल नहीं कर सकते। जहांगीर तरीन साहब की वापसी हो गई है जनाब। जहांगीर तरीन साहब इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल हो गए हैं। जहांगीर तरीन साहब का बहुत ही पथेटिक किरदार रहा है 2024 के इलेक्शंस में, और वो लोग जिनको उठा के गायब किया जाता रहा ज़बरदस्ती,
पता नहीं क्या क्या ब्लैकमेल करके उनको अगले दिन वो जहांगीर तरीन के ड्राइंग रूम से बरामद होते थे और आकर कहते थे जी मैंने जहांगीर तरीन की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और जहांगीर तरीन को ज़रा शर्मिंदगी नहीं होती थी कि कैसे बेचारे अगवा होकर और आकर मेरी छतरी पे बैठ गए। जहांगीर तरीन साहब ने इसके बावजूद उसको, उनकी अना ने गवारा किया कि हाँ ये सब ठीक हो रहा है। और उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाली खातून इफ़त सोमरो जो हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ, उनका भाई, फैमिली, सब कुछ, तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये सब कुछ उन्होंने बड़े फ़ख्र से किया और फिर बदतरीन शिकस्त खाई और फिर सियासत छोड़ के घर बैठ गए। अब उनको शायद मनामनू को लाया गया है और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो आकर दोबारा एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बन गए हैं। तो देखिए क्या करते हैं और क्या कर पाते हैं, और पता नहीं किस मुंह से वापस आकर एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बने। अच्छा, आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अब आपने देखा कि वो जो बिश्कीक वाला मामला हुआ था, पहले तो वैसे मैंने कल इस पर बात की थी और मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये उसी सोशल मीडिया का कमाल है कि उसने आपको जगाया सोते हुए लोगों को। और अफसोस की बात यह कि सारा दिन जब सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती रहीं तो जो हुकूमती लोग थे, हुकूमती तर्जुमान, हुकूमती लोग, हुकूमत के हमदर्द और हुकूमत के वो जो हैंडलर्स हैं, यानी सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग हैं, और वो सारे ये बयानियाँ बनाते रहे कि ये पीटीआई का प्रोपेगेंडा बकवास है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई वहाँ पर ज़ख्मी नहीं है, कोई मरा नहीं है, किसी चंद एक लोगों के हॉस्टलों को नुकसान पहुंचा और कोई इतना बड़ा तूफान नहीं मचा जो सब कुछ बताया जा रहा है। यही बयानियां बना ना, आपने देखा सोशल मीडिया पर काउंटर करने के लिए कि भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उसका काउंटर बयानिया ये बनाया गया कि भाई आपको हकायक बता दें, वहाँ पर कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, अमन है, लड़ाई थी, ख़त्म हो गई। और भाई अगर ऐसा ही है तो फिर रात को क्यों सबको होश आया, क्यों जहाज़ भेजा, स्टूडेंट्स भरे, वापस आए, लाए गए, इधर से मोहसिन नकवी साहब फोटोशूट के लिए एयरपोर्ट पहुंचे जहाज़ को रिसीव करने के लिए, इधर से ऐलान हुआ सागदार साहब जी फ़ौरन पहुंचे। सागदार जिनको सारा दिन लोग टैग करते रहे कि कहाँ सो गए हो भाई, वज़ीर ख़ारजा हो, उठो देखो क्या हो रहा है। तो फिर उनको जगाया गया, बनाया गया कि जी पहुँचें, जी बिश्कीक पहुँचें, और उसके बाद फिर उनको भी होश आ गया, अमीर मकाम साहब को भी जाना है। तो अगर कोई अफरा तफरी वाली बात नहीं है तो फिर ये सारा कुछ क्यों जहाज़ भर भर के वहाँ से लाए जाने लगे। तो हकीकत की दुनिया में ज़िंदा रहना सीखना होगा। ये जो एक कन्फ्यूजन है, यानी पहले तो सोशल मीडिया पर तनकीद की गई कि सोशल मीडिया बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है, फिर उसी सोशल मीडिया की वजह से आप नींद से भी जागे और इसी सोशल मीडिया को आप बंद भी करना चाहते हैं। मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूँ, अगर ये सारी स्टोरी सोशल मीडिया पर ना उठी होती तो ये सब ख्वाब गफलत का शिकार होके पड़े सो रहे होते और इसी तरह के मामला जो है वो चल रहे होते और मेन स्ट्रीम मीडिया को न जाने कब होश आता। तो जो जिसका हिस्सा बनता है उसका ड्यू उसको दिया जाए, जो कि सोशल मीडिया का इसमें किरदार है वो उनको मेरा ख्याल मिलना चाहिए। और आपकी ये जो आनियाँ जानियाँ दौड़ भाग, जी जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, जी सागदार आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। और अगर ये ठीक हो रहा है तो फिर इसका मतलब है सोशल मीडिया की स्टोरी ठीक थी, और अगर ये सोशल मीडिया की स्टोरी गलत थी तो फिर आप खाम खा की फ़ोटोशूट करा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।